नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। हमारा देश इस इंतजार में है कि लॉकडाउन से हम कब बाहर आएंगे और चीजें सामान्य होंगी, लेकिन इसके साथ साथ देश के सामने एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट है। दूसरे संकट ये है कि जब आप एक हेल्थ इमरजेंसी से जूझ रहे हैं तो फिर इस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की बहुत बड़ी चुनौती है। और ये भी कि कुछ राज्य जो हैं वो अभी भी कोरोना के केंद्र बने हुए हैं, हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों कि कुछ राज्यों में ये इसका खात्मा एक तरह से हो चुका है या ये कम हो गई है बीमारी, लेकिन कुछ राज्य जैसे कि महाराष्ट्र हैं, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, दिल्ली है, इन सब जगहों में अभी भी खतरा काफी बढ़ा हुआ है। इस मैप के जरिए आप देख सकते हैं उन 5 शहरों को जो कि हिंदुस्तान में एक तरह से उसकी अर्थव्यवस्था के केंद्र में है, जहां पर कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा है। दिल्ली में 11.6% मामले हैं, जयपुर में 3.8%, अहमदाबाद में 7.7%, मुंबई में 13.8% और इंदौर में 4.5%। यानी कि अगर इन शहरों को आप मिला लें तो हिंदुस्तान में कोरोना जितना फैला है उसका 40% से ज्यादा इन्हीं शहरों में है। 68.2% केस जो हैं वो 27 जिले से आते हैं। मुंबई में 13.8, दिल्ली में 11.6, अहमदाबाद में 7.7 और इंदौर में 4.5। तो इन तमाम शहरों की हालत खराब है। जयपुर, पुणे, महाराष्ट्र में ठाणे और अहमदाबाद, ये सब जगह हैं। सूरत, आगरा, भोपाल, नोएडा, इन सब जगह भी मामला जो है वो गंभीर बना हुआ है। लेकिन बहुत सारे राज्य हैं जहां पर अब कोरोना का संक्रमण नहीं है। तो लॉकडाउन से बाहर आने के लिए क्या हमारी रणनीति होगी? छोटी छोटी दुकानें जो हैं वो खुलने लगी हैं, बाजार मॉल नहीं खुलेंगे। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आमिरुल्लाह खान हैं जो अर्थशास्त्री हैं, राजेश शर्मा हैं नेता बीजेपी के, गौरव वल्लभ प्रवक्ता कांग्रेस के, अनिल भारद्वाज जो महासचिव हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। अमीरुल्लाह साहब, आपके लिहाज से इस वक्त जो एक बड़ी चुनौती देश के सामने एक विशालकाय संकट है कि आप अर्थव्यवस्था जिसका चक्का जाम है उसको पटरी पर कैसे लाएं? छोटी दुकानों, मोहल्ले की दुकानों को खुलने की बात हुई, एसेंशियल सर्विसेज खुल रही हैं, अभी भी एक असमंजस है कि क्या खुलेगा क्या नहीं। पर आपके हिसाब से किस क्षेत्र में सबसे पहले एक सहायता, राहत, रिलीफ पैकेज की जरूरत है जिससे आपके अर्थव्यवस्था में भी एक जान आए और एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है, क्या वहां पर जरूरी है कि किसी तरह से सरकार मदद करे, इंटरवेंशन करे और काम शुरू हो? नगमा, आप हमेशा पहला सवाल बड़ा बिल्कुल सही करती है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ शुरू में ही कि जो एक काम हमारी गवर्नमेंट को करना है वो ये कि अपनी जिम्मेदारी समझे। अभी तक हो ये रहा है कि हम गवर्नमेंट से सिर्फ ये सुन रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। खुसूसन इकोनॉमिक इश्यूज में अब बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट को फौरन हर आदमी को, वो जो 20 करोड़ लोग हैं जो अब नौकरी से जिन्होंने हाथ धो लिया है, उन सबको हमने ये बहुत बार कहा है और कई लोग कह रहे हैं कि उन सबको चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से $50 5,000 रुपए वो उनको मिलने लगे। 5,000 रुपए क्यों? 5,000 रुपए से एक औसत फैमिली का खाना पीना महीने भर का हो जाता है और थोड़े से पैसे बचते हैं जिसकी वजह से थोड़ा वो और कंजम्पशन भी कर सकती है। देखिए, इस लॉकडाउन में हमको मुझे 2 मिनट दें आप। इस लॉकडाउन में मैं जो पहली बात बताना चाह रहा हूँ, जो पहली गलती हुई हमसे, वो ये कि हमने इस लॉकडाउन को कर्फ्यू कह दिया। वो प्राइम मिनिस्टर ने जब इसको पहली बार जनता कर्फ्यू कहा तब से गड़बड़ हो गई। तब से लोगों ने ये समझ लिया कि हमको हर आदमी को घर के अंदर बंद करके रखना चाहिए और पुलिस ने ये रोल बड़ी जबरदस्ती से निभाया और इसको एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बना दिया। उसकी वजह से हुआ ये कि जो लॉकडाउन में होना चाहिए था, लॉकडाउन में होना ये चाहिए था कि छोटी दुकानें खुली रहें। छोटी दुकानें बंद करने का कोई जवाब ही नहीं था। लोगों को घर से बाहर ना निकलना दिया जाए, वो भी गलत था। अगर लोग एक एक करके छोटी दुकानों को जा रहे हो, जैसे दुनिया भर में हो रहा है, ये हमारा अकेला मुल्क है जहां पे लॉकडाउन को हमने कर्फ्यू बना दिया है, जहां लोगों को हम डंडे बरसा रहे हैं अगर वो बाहर निकल रहे हैं तो अगर हम ये करते तो ये जो इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया है कि कोई भी दुकान नहीं खुली है, कोई काम नहीं कर रहा है, किसी को कोई राहत नहीं है, ये नहीं होता। तो फौरन आपका जो सवाल था वो उसका मैं एक जुमले में ये जवाब दूं कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए
कि वो जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है जिसकी नौकरियां चली गई, वो तकरीबन 200 मिलियन, 20 करोड़ लोग हैं, उन 20 करोड़ लोगों को वो हर महीने के 5,000 रुपए दे, उससे उनका खाना पीना चलेगा, उससे थोड़ी बहुत इकोनॉमी चलेगी। और जब हम खोलेंगे इकोनॉमी को, वो कब खोलेंगे पता नहीं, 3 महीने 6 महीने, जब ये पूरी तरह खुले तब उनके पास पैसे होंगे। जी बताएं। मैं ये सवाल पूछना चाह रही थी, पर मैं राजेश जी को भी इसमें शामिल करना चाहूंगी कि इकोनॉमी जहां तक खुलने की बात है, अर्थव्यवस्था, क्या अर्थव्यवस्था जो स्थिति है दुनिया भर में, हमारे यहाँ ही नहीं, हम भी उसी संकट से जूझ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि अर्थव्यवस्था टुकड़े टुकड़े में खुलेगी और सब कुछ एक साथ ठीक हो जाए, या एक ऐसा कर्व हो जाए बिल्कुल कि अभी हम यहाँ हैं और हम सीधे ऊपर चले जाएं? ये तो मुमकिन नहीं है। तो एक टुकड़ों में अर्थव्यवस्था खुलेगी, लेकिन जैसा अमीरुल्लाह खान ने कहा कि जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है आपकी अर्थव्यवस्था का, उन पर इस वक्त ध्यान देना सबसे जरूरी है, क्योंकि उन्हीं पर सबसे ज्यादा असर भी हुआ है इस लॉकडाउन के दौरान, जब काम धंधा बिल्कुल बंद हो गया है। तो उनको किसी तरह से काम मिले वापस और उससे रफ्तार आए अर्थव्यवस्था में। राजेश जी, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं अमानुल्लाह जी से एक बात पे डिफर करूंगा कि उन्होंने जो एक बात कही कि इंडिया के अंदर में हम दुकानें खोल देते और हम स्ट्रिक्टली उसको कर्फ्यू की तरह नहीं मेंटेन करते, ये इंडिया में पॉसिबल नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बहुत छोटे छोटे पॉपुलेशन वाली कंट्री के साथ वो अगर कंपेयर कर रहे हैं तो नहीं चल सकता। वहां पे आदमी सोशल डिस्टेंसिंग इजीली मेंटेन करते हैं, क्योंकि वहां भीड़ ही नहीं है। यहाँ बसों में, ट्रेनों में, ट्राम में किसमें कितनी भीड़ें जाती है सबको पता है। तो इंडिया में कोई चीज इतना आसान नहीं। नंबर 2, अब हम लोगों ने देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया के सारे लोग अगर जिंदा रहेंगे तो चीजें करेंगे, तो जान है तो जहान है। सिर्फ जान है और जहान भी है। उसके लिए क्या किया गया? फार्मर्स की एक्टिविटी खोली गई, मंडी भी खोले गए, एनिमल हस्बेंड्री खोला गया, पावर, ऑयल, ये सारी एक्टिविटी खोली गई, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन वगैरह खोली गई, कई दुकानें और कई इंडस्ट्री जो जरूरी है उनको खोला गया। स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से चीजें चलेगी। मैं आज आपको एक चीज बता दूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये सबसे बड़ा ब्रूटल एक्सीडेंट इकोनॉमी पे है। ये एक वॉर ऑन ह्यूमैनिटी के कंडीशन में है, और ये इस एक्सीडेंट को हम क्या कम से कम इसमें नुकसान हो और हम इसको किस तरह से तब्दील कर पाए, क्या किस तरीके से फायदा ले पाए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि ये ग्रेट डिप्रेशन के बाद से एक तरह से सबसे बड़ा आर्थिक संकट है। लेकिन आगे चूंकि आप बीजेपी से हैं और बीजेपी जो है सत्तारूढ़ पार्टी, आपसे मैं ये जानना चाहती हूं, कोई आलोचना नहीं, पर ये कि इस समय जो एग्जिट प्लान है वो कितना उलझा हुआ दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे राज्य हैं जहां पे कोरोना इन्फेक्शन अब नहीं है, संक्रमण कर, लेकिन जो आपके केंद्र हैं अर्थव्यवस्था के, महाराष्ट्र है, आपके गुजरात है, मध्य प्रदेश के बड़े शहर, इंदौर, यहाँ दिल्ली, इन सब में अभी भी स्थिति गंभीर है। तो यहाँ लॉकडाउन नहीं खुलेगा और इसका असर अभी भी इकोनॉमी पे काफी पड़ेगा। देखिए, जो कंटेनमेंट जोन है, जो रेड जोन है, उनके ऊपर डेफिनेटली तुरंत खोलना इजी नहीं है, क्योंकि हमको लोगों को बचाना भी है, नहीं तो आज तक की एक्सरसाइज फुटाइल हो जाएगी। और हमारे 325 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कोई केस ही नहीं आया, प्लस हमारे यहाँ 80 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हो गए जिसमें पिछले 15-20 दिन से केस नहीं है, तो वो सारे डिस्ट्रिक्ट में डेफिनेटली खोला जा सकता है। पर ये स्टेप बाय स्टेप ही हो सकता है। बिल्कुल, आज पूरी इंडिया एक साथ और इमोशनली एकजुटता के साथ सबको स्टेप बाय स्टेप ही हो सकता है। ज्यादातर लोग जो है उसका सहयोग भी कर रहे हैं। अनिल भारद्वाज हमारे साथ हैं जो महासचिव है फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये सभी क्षेत्रों की उम्मीद है और सभी क्षेत्र चाहते हैं भारद्वाज साहब के सरकार से राहत पैकेज मिले। राज्य भी चाह रहे हैं, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में भी पैसा लगाना है, आपको इकोनॉमी भी देखनी है। पर आप को किस तरह की उम्मीद है? कृषि को भी चाहिए, पावर सेक्टर को भी चाहिए, सभी को, क्योंकि सबकी हालत इस समय बुरी है। नगमा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोविड-19 की लड़ाई में 2 फेज हैं। पहला फेज कंटेनमेंट का ही है जो अब तक हमने किया है, और लगभग सभी देशों में विभिन्न इंटेंसिटी का लॉकडाउन रहा है। जैसा आमिर साहब ने कहा, हमारे यहाँ भी लॉकडाउन काफी स्ट्रिक्ट रहा है और एक तरह से सक्सेसफुल भी रहा है। एक सॉवरेन स्टेट के पास में एक पुलिस फोर्स है और एक ब्रूट फोर्स है जिसका इस्तेमाल करके हम लोगों को घर के अंदर बंद कर सकते हैं। लेकिन जो नया फेज अब शुरू हो रहा है, क्योंकि लोगों को हम एक लिमिटेड समय तक ही बंद रख सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी को धीरे धीरे खोलना है, और यही वो फेज है जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है, क्योंकि 3-4 डिफरेंट तरह की जो चीजें हैं उनको हमें बैलेंस करना है।
जॉब को बैलेंस करना है, इनकम को बैलेंस करना है, हेल्थ को बैलेंस करना है, इकोनॉमी को बैलेंस करना है। और मुझे लगता है कि अब ये असल एक चैलेंज है सामने सरकार के कि कैसे ये हो। आपने सही कहा कि एमएसएमईज एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, और मैं ये साथ में बता दूं कि यदि सारे लोग हिंदुस्तान में यदि एम्प्लॉयड हैं, उनकी यदि हम फिगर देखते हैं तो लगभग 10% ही ऐसे हैं जो संगठित क्षेत्रों में एम्प्लॉयड हैं, यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, जिसमें गवर्नमेंट भी है और कॉर्पोरेट सेक्टर भी है। 90% इस देश का आदमी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जिसमें आधे से ज्यादा तो एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हैं और बाकी छोटी दुकानों और एमएसएमईज में काम करते हैं। ये जो करंट स्थिति है वो ये है कि इस लगभग सभी का जॉब जो है वो अनसर्टेन है इसमें, और पिछले महीने की तनख्वाह, मतलब जो अप्रैल की जो तनख्वाह है वो देने की स्थिति में लगभग एमएसएमईज नहीं है, और कुछ तो लगभग 6 के करीब केसेस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है, जिसमें कहा गया है कि लॉकडाउन के पीरियड के दौरान सरकार हमें फोर्स नहीं कर सकती या ना करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है देने के लिए। जी जी। तो सबसे बड़ा जो सवाल जो आपने पूछा कि हम क्या मांग रहे हैं, तो सबसे पहली चीज है कि यदि आप एम्प्लॉयमेंट को, जो एमएसएमईज में एम्प्लॉयड है या छोटी दुकानों में एम्प्लॉयड है, उस एम्प्लॉयमेंट को रिटेन करना चाहते हैं, तो सरकार को निश्चित रूप से अपना दिल खोलना पड़ेगा। और जैसा दूसरे देशों में हुआ है, जैसे यूके में हुआ है, कनाडा में हुआ है, यूएस में हुआ है, सिंगापुर में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, उसी तरह का कुछ बड़ा पैकेज हमें लेके आना पड़ेगा ताकि हम इनको। अनिल भारद्वाज, मैं आपको यहाँ पे रोक रही हूँ। आपने एक बात कही बहुत महत्वपूर्ण कि अगर यहाँ पर नौकरियां रखनी है, बचानी है, तो सरकार को अपना दिल खोलना पड़ेगा, और यही उम्मीद सारे क्षेत्र लगाए हुए हैं। हमारे साथ गौरव वल्लभ भी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, हमारे साथ डॉक्टर अरविंद कुमार भी हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ हम लोग में, उसके बाद के क्या जो सरकार जिस तरह के कदम अभी उठा रही है, या जो फिस्कल पैकेजेस देने की बात हो रही है, उसमें क्या सही है, क्या और उम्मीदें हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे, और जो इसकी हेल्थ इमरजेंसी बनी हुई है उस पर इस ब्रेक के बाद। हमारी अर्थव्यवस्था या दुनिया भर की अर्थव्यवस्था जिस हालत में है, उससे कैसे उबरें, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लॉकडाउन खत्म होने वाला है और एग्जिट पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इस पर लगातार चर्चा हो रही है। अभी भी बहुत सारे शहर और राज्य हैं जहां पर कोरोना संक्रमण बहुत ज्यादा गंभीर है। गौरव वल्लभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, और कांग्रेस ने कई मामलों में अब आलोचना शुरू की है सरकार की, और नौकरियां जिस तरह से जा रही हैं, अर्थव्यवस्था की हालत बुरी है, नौकरियां जा रही हैं, ये सब सवाल भी उठ रहे हैं। गौरव वल्लभ, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि यहाँ पे बहुत संक्षेप और बहुत साफ शब्दों में, आप इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र भी जानते हैं, क्या अलग किया जा सकता था? क्योंकि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहां इतनी आबादी है, अगर आप दूरियां नहीं बनाते तो बहुत बड़ा और भयंकर संकट खड़ा हो सकता था स्वास्थ्य का। तो उन छोटे देशों से कंपेयर करना मुश्किल है, पर क्या अलग हो सकता था कि हम अर्थव्यवस्था की जहां तक बात कर रहे हैं अलग रहते कुछ हालात? देखिए, अर्थव्यवस्था पे अब तक हमने कितना पैकेज दिया है? जीडीपी का 0.85%, और दूसरे देशों से अगर हम तुलना करें, कोई भी देश, क्योंकि हम जीडीपी से प्रतिशत निकाल रहे हैं, 5 से 15% का पैकेज दूसरे विश्व की सारी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी दे चुकी है। अब बार बार अमेरिका ने 10% दिया अपनी अर्थव्यवस्था का, पर क्या अमेरिका से यहाँ पर कंपैरिजन सही है? दूसरे अमेरिका की हालत स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत असमंजस है। ट्रंप के जिस तरह के बयान है, उसे बहुत बड़ा क्राइसिस और वहां पे केओस भी रहा है। यहां पर उस हिसाब से बेहतर मैनेज्ड है, ये तो मानेंगे आप? जी, मैं यही कह रहा हूं कि आपको मैनेज लग रहा है क्योंकि पॉज है। अभी आपने चीजों को पॉज किया है, चीजों को कंट्रोल नहीं किया। मैं बार बार यही बोल रहा हूं, जैसे एमएसएमई की मैं बात सुन रहा था ब्रेक पे जाने से पहले, जो हमारे पैनल में हमारे मित्र बैठे हैं, भारद्वाज साहब, तो भारद्वाज जी से, और हमने भी एमएसएमई की बात कही है कि देश में 6 करोड़ 30 लाख एमएसएमई है, जिसमें 11 करोड़ लोग प्रत्यक्ष रूप से रोजगार युक्त है, और उनको एक रिपोर्ट के अनुसार यूपी में
90% एमएसएमईज ने अपने एम्प्लॉइज को मार्च महीने की सैलरी नहीं दी है। तो हमने मांग करी थी कि 1 लाख करोड़ का एक फंड बनाया जाए जिससे एमएसएमईज की वेजेस और सैलरी आगामी 2-3 महीने के लिए दी जा सके। 1 लाख करोड़ का उनको क्रेडिट गारंटी एश्योरेंस दिया जाए एमएसएमईज को, ताकि वो एमएसएमईज एग्जिस्ट कर पाए। वरना एमएसएमईज बंद काफी तो हो गए और लॉकडाउन खुलते ही एक के बाद बंद होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि वो कैश क्रंच में है। तीसरी बात, छोटी सी बात मैं कहता हूं कि आपने हर आंकड़ा कह रहा है कि 20 करोड़ लोगों ने नौकरी खोई है, तो उनको पेट भरने के लिए क्या हम उनको दाल है या खाद्यान्न है या शक्कर है दे पा रहे हैं? 11 करोड़ लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उनको एक अन्न का दाना सरकार से नहीं मिला है। जी राजेश जी, बहुत संक्षेप में, उसके बाद मैं अनिल भारद्वाज के पास आऊंगी कि वो लोग, हम जान रहे हैं कि सरकार बहुत कुछ कर रही है अनाज बांटने के लिए, लेकिन शायद समन्वय नहीं है, उतना सामंजस्य नहीं है, क्योंकि हर तक पहुंच नहीं रहा है। एक तो ये बात, दूसरी ये कि वो लोग कहां जाएं जो पीडीएस के तहत भी नहीं हैं, और वो बहुत बड़ी संख्या है। देखिए, मैं आज आपको बताऊं, खाद्यान्न का हमारे पास भंडार बहुत अच्छा है, फॉरेन रिजर्व का बावजूद अच्छा इसके लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। खाद्यान्न जो है वो बांट भी रहे हैं, हर स्टेट भी अपने अपने तरीके से मुहिम चला रही है। हमने स्टेट को जो डिवेल्यूशन फंड था 46,000 करोड़ का, वो भी भेज दिया है कि स्टेट और तेजी से उसको करवाए। और उसको छोड़ करके रही बात एमएसएमई की, एमएसएमई को जो लोन का मॉरिटोरियम दिया गया है, जो इंटरेस्ट का मॉरिटोरियम दिया गया, उसको लाभ मिलेगा। और फार्मर्स, टी, कॉफी, रबर, एनिमल हस्बेंड्री, और अगर हम रोड वगैरह, मनरेगा वगैरह में ले तो 70% ऑफ इंडिया का वर्कफोर्स को कैटर करने वाली चीजें को चालू किया गया। मनरेगा अब चालू है। रोड में 375 हाईवे में से 260 हाईवे चालू हो चुके हैं। कोई ऐसा एरिया नहीं है जिसपे हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। और फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व भी हमारा $380 बिलियन है आज के दिन, जो कि एक बहुत बड़ा, $480 बिलियन, बहुत बड़े अमाउंट के आसपास हम लोग खड़े हुए हैं। तो बेसिकली मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो विडोज को, सीनियर सिटीजन को, जनधन को, ये सब अमाउंट भी दिया गया है। ईपीएफ में भी पैसा जमा किया गया है। और रेपो रेट जो हम लोग कम किए हैं कि इजीली लोन भी एमएसएमई ले पाएगी और भी लोग ले पाएंगे। देखिए, रेपो रेट कम होने से क्या, क्योंकि इस समय स्थिति यह है कि एक तो कैश कम है, कैश क्रंच, और दूसरे की भरोसा बैंकों पे भी नहीं, बैंक लेंड करने के लिए, देने के लिए तैयार नहीं है, भरोसा नहीं है। मैं अनिल भारद्वाज जी आपसे, ऐसे में जो रेपो रेट वगैरह आरबीआई ने कम किया, इससे क्या भरोसा लौटेगा? इससे आप लोगों को जो कदम अभी तक उठाए गए हैं, क्या फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, रिवर्स रेपो रेट कम होने से मुझे नहीं लगता कि फ्लो फंड्स एमएसएमईज की तरफ होगा। उसके 2 कारण हैं। पहली तो बात यह है कि एमएसएमईज को जो अभी पैसा चाहिए वो इमीडिएट उन खर्चों के लिए चाहिए जो बिजनेस का नहीं है, यानी कि कोई रॉ मटेरियल नहीं खरीद रहे हैं या कुछ बेच नहीं रहे हैं, क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, बल्कि इमीडिएट जो एक्सपेंस है, सैलरी का एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है, वो देना है। आप कह रहे हैं दूसरी चीज ये है, डायरेक्ट क्रेडिट लाइन की जरूरत भी है, पैसा चाहिए अर्थव्यवस्था में। बिल्कुल, और वो लोन की शक्ल में होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लोन का मतलब है कि आपको वो रिपे करना है और साथ में इंटरेस्ट के रिपे करना है। जी। अभी जो ग्रांट की जरूरत है उस तरह की, जैसा सभी देशों ने किया है, ताकि हम एम्प्लॉयमेंट को सेव कर सकें इस लॉकडाउन पीरियड के तहत। अदरवाइज खुलते ही बहुत सारी बड़ी तादाद में लोगों को निकालना शुरू करेंगे, क्योंकि वो फिक्स्ड एक्सपेंस जो सैलरी का है उसको बियर नहीं कर सकते। लेकिन ये जो आपने रिवर्स रेपो की बात की, इस पर मैं कहना चाहूंगा जरूर कि उसके कम होने से अभी फ्लो फंड्स नहीं होगा। और उसका कारण यह है कि बैंक्स का जो कंफर्ट लेवल है करंट इकोनॉमी में वो बहुत ही कम है। एनपीए के नॉर्म्स लगभग ज्यों के त्यों हैं, तो कोई भी बैंकर आज पैसे देकर रिस्क नहीं लेना चाहेगा। जी हाँ। तो 3.75% आज की तारीख में यदि मैं बैंकर हूं तो आज मैं यही चाहूंगा कि मैं आरबीआई में अपना पैसा पार्क करूं और बिना किसी रिस्क के अपने घर पर बैठूं। ये वास्तविकता है। जी बिल्कुल। तो इस वक्त हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, मैं लौटूंगी, उसके बाद हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं और हम इस स्वास्थ्य संकट पे बात करेंगे, खास करके वो 5 बड़े शहर जहां पर स्थिति अभी भी गंभीर है, वहां पे समस्या है कि अर्थव्यवस्था जब आप खोल भी रहे हैं तो फिर इसको कैसे कंटेन करें, और बाकी तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हम एक ब्रेक के बाद लौटते हैं हम लोग।
आप देख रहे हैं हम लोग और हम चर्चा कर रहे हैं पटरी पर कैसे लौटेगी अर्थव्यवस्था और इसके साथ साथ जो हमारा स्वास्थ्य संकट बना हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अरविंद कुमार। डॉक्टर अरविंद कुमार, में आप अर्थव्यवस्था पर चर्चा सुन रहे होंगे। संकट ये है कि 2 गज दूरी बहुत जरूरी अभी भी है। ये कब तक बनी रहेगी स्थिति? एक ये आकलन क्या है इसका? क्योंकि 5 बड़े शहर जो हमने देखे वहां पर ज्यादातर बड़ा प्रतिशत वहीं पे केंद्रित है संक्रमण का, लेकिन साथ साथ ये अर्थव्यवस्था के भी केंद्र हैं। पर इस समय जो लॉकडाउन से हम बाहर आ रहे हैं तो किस तरह के एहतियात बने रहेंगे और कुछ शहरों में इतना ज्यादा और कहीं कम, ये कैसा पैटर्न दिख रहा है? नगमा जी, एक तो मैं आपका सवाल का जवाब देने से पहले आपको, अमीरुल्लाह जी को और अपने बहुत सारे देश के भाइयों को रमजान के मुबारक महीने की शुरुआत की बधाइयां देना। प्लीज मेरी फुल कीजिए। आपके सवाल पे आते समय मैं सब लोगों की बात ध्यान सुन रहा था और पिछले बहुत दिनों से एक इश्यूज को मैं बड़े हूँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश एक युद्ध की, इमेजिन कीजिए हमारा किसी नेबरिंग कंट्री से और चल रही होती और रोज हमारे हो रहे होते, क्या उसकी नौकरियों की, फैक्ट्रियों की, इकोनॉमी की बात कर सकते हैं क्या? ये सब चीजें रिलेटिव सिचुएशन में जहां हमारे पास चॉइस होती है बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर हमारा, लेकिन हम एक सिचुएशन में नहीं है। हम ऐसी सिचुएशन में हैं जहां एक इनविजिबल एनिमी हमारे देश में घूम रहा है और उसके यूरोप, यूएसए जैसे देशों में हजारों में लोगों की है और हमारे यहाँ लाखों में हो सकती है। एक भयावह स्थिति जब हम उस चीज को बैकग्राउंड में रखते हुए देखते हैं तो सडनली हमें चीजें अच्छी लगने लगती है, चीजों का दर्द कम हो जाता है कि हमने जो माना कि लोग हैं, माना कि लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है, ये सब हमारे नेगेटिव साइड है, लेकिन पॉजिटिव साइड ये भी है कि हजारों लाखों केवल अब करीब 1000 भाइयों बहनों ने ही अपनी जान दी है। ये नंबर अभी मैनेजेबल है। तो मैं ये कहूंगा कि इस समय अभी कुछ समय तक, और मैं सब उससे विनम्र निवेदन करूंगा कि डॉक्टर अरविंद, मैं माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ बीच में, क्योंकि जो आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है, हम कोशिश करेंगे कि बेहतर हो तो हम आपसे फिर बात करें। अमीरुल्लाह साहब, जो डॉक्टर अरविंद जो कह रहे हैं मोटे तौर पर ये कि ये अच्छी बात है कि अब तक ये जो संख्या है संक्रमण की, ये यहाँ पे बहुत मैनेजेबल है। अगर हम ये जो नारा प्रधानमंत्री ने आज दिया, 2 गज दूरी बहुत जरूरी, हम जब ये करते रहें और कुछ समय तक इसको करते भी रहना होगा, अगर ये सब बंद नहीं होता तो स्थिति बहुत खराब होती। लेकिन साथ साथ जो कहा पहले भी कि जान है और जान और जहान दोनों जरूरी है। तो ये देखते हुए मैं आखिर में आपसे जानना चाहूंगी कि इस समय सबसे ज्यादा और सबसे पहले इस अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए क्या पहला कदम होना चाहिए सरकार का? अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? डॉक्टर अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने दोनों बातें कही, रमजान की कही और ये जरूरी कहा कि अगर एक बहुत बड़ा मसला है तो तब हम कब बात करते हैं इकोनॉमी की वगैरह। ये आपने बात बहुत अच्छी की और बहुत साफ की कि अभी हमारे सामने जो एक मुद्दा है वो ये है कि हम इस बीमारी से लड़ें। अगर हमें दोनों में मुकाबला करना है कि इकोनॉमी से लड़ें या अर्थव्यवस्था ठीक करें, तो हमें कोई संकोच नहीं है इस बात में कहने की कि इकोनॉमी अपनी जगह रहे, हमें अभी लोगों की जान बचानी है। लेकिन नगमा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें ये जरूरी है कि हम किसी प्लेटफॉर्म पे तो सरकार से पूछें कि भाई आप क्या कर रहे हैं। हाँ, जनता जरूर कर रही है, हाँ स्टेट गवर्नमेंट जरूर कर रही है, लेकिन केंद्रीय सरकार को ये बहुत जरूरी है कि केंद्रीय सरकार कम से कम वो करे जो वो कर सकती है। और वो एक छोटा सा काम ये कर सकती है कि वो एक 3 लाख करोड़ रुपए अगर हर खानदान को 5000 रुपए दे महीने भर के अगले 6 महीने के लिए, तो वो 3 लाख से 6 लाख करोड़ रुपए बांटेंगे। उससे हम लोगों की भुखमरी मरेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो वो स्टिमुलस चाहिए, जो इकोनॉमिक स्टिमुलस की बात करते हैं हम, वो वहां से आएगा। वो रेपो रेट से नहीं आएगा, वो छोटी मोटी दुकानों खोलने से नहीं आएगा, वो ब्यूटी पार्लर खोलने से नहीं आएगा। हमको चाहिए, हमने जो पहली गलती कर दी, जो बहुत बड़ी गलती की,
वो ये कि हमने ये छोटी छोटी दुकानें बंद की, अब हम कह रहे हैं कि हम खोल रहे हैं। अरे आपने बंद की, ये गलत किया। लेकिन लॉकडाउन का मतलब जो एसेंशियल सर्विसेज थी वो तो बहरहाल खुली थी, छोटी दुकानें। हाँ, बहुत सारी और दूसरी जो गैर जरूरी चीजें थी। और बड़ी गलती करते हैं हम हमेशा, वो ये कि चीजों को हम एसेंशियल नॉन एसेंशियल में बांट देते हैं। आपको ये कहाँ से पता चलेगा कि मेरे लिए क्या एसेंशियल है और आपके लिए क्या एसेंशियल है? कई लोगों के लिए साइकिल की दुकानें बहुत एसेंशियल है, लेकिन हमने उनको बंद कर दी। तो ये पहली गलती हम हमेशा 70 साल से कर रहे हैं कि कुछ चीजों को एसेंशियल और कुछ नहीं। अगर हम छोटी दुकानों को खुला रखते तो ये मसला आप कह रहे हैं कि ये गलती थी कि हमने छोटी छोटी दुकानों को बंद किया, अगर ये नहीं करते तो बेहतर स्थिति होती। राजेश जी, आपसे एक छोटी टिप्पणी चाहूंगी, हमारे पास अब समय बहुत कम है राजेश जी, और उसके बाद मैं गौरव वल्लभ के पास जाऊंगी जी। देखिए, एक चीज मैं कहूंगा, एक तो हम लोग अभी भी 3rd और 4th फेज से बच रहे हैं। डॉक्टर साहब अभी आए थे, मैं आपको एक चीज स्टार्ट कर दूं। यूएस में अभी 54,000 डेथ हो चुकी है, इटली में 26,000 हो गई है, स्पेन में 22,000 हो गई है, और सब में 20 और 31 जनवरी के आसपास पहला केस आया था। सब में पहला जो डेथ थी वो 20 फरवरी के आसपास थी, इंडिया में 10 मार्च पे थी। पर अगर इंडिया का केस देखें तो 800 है, तो इंडिया ने इसको संभाला है, इंडिया ने इसको कंट्रोल किया है। और आप कह रहे हैं इसलिए बेहतर रहा है क्योंकि हमने कंप्लीट लॉकडाउन किया। लेकिन ये जरूरी था, और ये जो कह रहे हैं कि सारी दुकानें खोल देते तो ये आसान नहीं था लोगों को रोकना। ये जरूरी कि सामान की दुकानों में भी कितना मुश्किल से मैनेज हो रहा है रोज। पर समस्या ये है, लोग इन सब चीजों को फेल कर रहे हैं। देखिए, मैं आज आपको एक चीज बताना चाहूंगा। 2009 में स्वाइन फ्लू आया था, 100 से ज्यादा केस, गाड़ियां लूटपाट की थी, 200-250 केस थे, राशन की दुकान लूटपाट के, नेसेसरी आइटम, एसेंशियल आइटम, दूध, चावल, दही, सब्जियां मिलनी बंद हो गई थी। कहीं कुछ मिल रहा था, कहीं कुछ नहीं मिल रहा था। सही बात है राजेश जी, जो आप कह रहे हैं कि हमने इसको बेहतर संभाला है क्योंकि दूसरे देशों की हालत और खराब है। गौरव वल्लभ, जैसा ट्रंप ने कहा था, द क्योर कैन नॉट बी वर्स देन द प्रॉब्लम, तो ये समस्या तो बनी हुई है। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि अब जब सारे देश और हम भी लॉकडाउन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये लॉकडाउन भी जरूरी था, और अब ये देखना होगा कि कैसे आप इससे मतलब आपकी जान भी बनी रहे और जो जहान है वो भी चले। तो मैं नगमा जी यही कह रहा हूं, मैं डॉक्टर साहब ने जो बोला उससे बहुत सहमत हूं। पर डॉक्टर साहब, अब अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लॉकडाउन लड़ रहे हैं और 7,500 खाते में डाल दें, तो इससे लड़ाई कहाँ कमजोर हो रही है? इससे तो हमारी लड़ाई और ताकतवर बन रही है। और सरकार क्या कर रही है नगमा जी, ये लिक्विडिटी बढ़ानी चाहिए लोगों के बैंक खाते में ताकि वो अन्न ले सके। वो बढ़ा रही है लिक्विडिटी बैंकों की। आज पूरी दुनिया टेस्टिंग बढ़ा रही है, हमारी सरकार क्या कर रही है, टेस्टिंग किट की टेस्ट कर रही है। अभी भी 30 दिन से ज्यादा हो गए लॉकडाउन को, अभी तक भी मात्र 38,000 टेस्टिंग हो रही है प्रतिदिन। और 4%, एक नंबर दे रहा हूं, 4% आज भी रोज पॉजिटिव आता है। जितनी टेस्टिंग होती है उसका 4% रोज। एक इंपॉर्टेंट बात आपने जो कही और सही कि लिक्विडिटी बढ़ाने की जरूरत है, लोगों के हाथ में पैसों की जरूरत है, बैंकों के हाथ में नहीं। राजेश जी, आप एक कमेंट करना चाहते हैं? हम इस समय एक फाइनल कमेंट बताऊंगा। अगर बैंकों में पैसा होगा तो आज वो इंडस्ट्री को दे सकते हैं, वो एमएसएमई को दे सकते हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं उनको दे सकते हैं, वो अपनी नौकरी करने वालों को दे सकते हैं। आज बैंकों के जरिए ही। चलिए, सरकार सलाह मशवरा कर रही है इस पर तमाम जानकारों से, तमाम जितने भी अर्थशास्त्री हैं, और आपस में भी कि क्या सबसे सही कदम होगा इस आर्थिक संकट से बाहर आने का। धन्यवाद आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम भी।